अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से कौम से खिताब किया गया और बढ़ती महंगाई के पेश नज़र 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपए के खसूसी रिलीफ पैकेज का अनाउंस किया गया, जिसके तहत घी, आटा और दालों पर 30% सब्सिडी दी जाएगी आवाम को। इसके साथ साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि ये सब्सिडी का जो अमल है वो 6 माह तक जारी रहेगा, जबकि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में मजीद 1400 अरब भी मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को घरों की तामीरात के लिए बिलासूद कर्जे भी फ्राहम किए जाएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जहां में देखा कि पीएम ने बकौल उनके तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, वहां साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत और गैस के मजीद महंगा होने के लिए भी आवाम को जहनी तौर पर ऐसा लग रहा था कि तैयार किया गया है। अब नाज़रीन, सारी सूरत हाल के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म का ये जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है, आवाम को इससे कितना रिलीफ मिलेगा। सारी सूरत हाल पर तफसील से आज बात करेंगे और इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुजम्मिल असलम साहब, अच्छी बात है कि इंतहाई मुश्किल हालात में आवाम को एक रिलीफ दिया गया है, लेकिन सर इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी है कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए और सिर्फ 3 आइटम पर ये रिलीफ दिया गया है। 6 महीने के बाद क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। एक तो सर ये, दूसरा सर ये कहा जाता है कि इंतहाई मुश्किल हालात हैं, पैसे है नहीं, तो 120 अरब रुपए सर कहाँ से निकाले गए, किस मद से पैसा निकाला गया, बजट में कहाँ कटौती की गई, इस बारे में भी ज़रा बताइएगा। जी मुजम्मिल असलम साहब। ठीक है, मुजम्मिल असलम साहब से राबिता करने की कोशिश करेंगे। एहतशाम साहब, आपको लगता है कि ये जो 120 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया है, अवाम को कोई रिलीफ मिलने वाला है? देखिए, ऑफिशियली तो सोनिया इस बारे में अब तक कोई जवाब नहीं आया कि 20 अरब रुपया आपने कौन से डेवलपमेंट बजट को फंड्स लोगों के कट किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट ख़त्म किए हैं। सिवाय इसके कि मैं सुन रहा था वो उस्मान डार साहब एक जगह कर रहे थे सवाल के जवाब में टीवी पे, उन्होंने कहा था कि जी हमारे MNAs MPA जो है ना, उन्होंने बड़ा, जिसको कहना चाहिए, बड़े दिल का मुजाहरा किया और अपने प्रोजेक्ट जो है ना कॉन्स्टिट्यूंसी के छोड़ दिए ताकि पैसा लगाया जाए। बहरहाल इसके लिए एक प्लाजेबल एक्सप्लेनेशन तो फाइनेंस मिनिस्ट्री दे सकती है, मुजम्मिल साहब भी जवाब दे सकते हैं बेहतर तौर पे। दूसरी अहम चीज़ ये सुनिए, सारे मामले में जो ज़्यादा परेशान कर रही है कि बजट प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट से पहले और उसके फ़ौरन बाद एकदम से पर लग गए हैं चीज़ों को, और मैं चीनी 140 से 150 रुपये तक का फिगर आ रहा है कि मिल रही है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1,20,000 टन चीनी मौजूद है, लेकिन एकदम गायब हो गई है, चीनी लोगों को नहीं मिल रही है। अब सवाल यह है कि जी क्या कोई मार्केट मैकेनिज़्म एवॉल्व किए बगैर ये अनाउंस किया गया? फिर क्रशिंग सीज़न, वो मिल चीनी के मिल ऑनर जो है वो कह रहे हैं हम नहीं शुरू करेंगे, वो ले जा रहे हैं इसको नवंबर के आखिर तक, इससे और चीनी की कीमतें बढ़ेंगी। और जाहिर सी बात है, क्रशिंग सीज़न शुरू ना करने का मतलब है कि होल्डर्स, वो जो जिनके पास चीनी रोक रोक के रखी है, मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता लाएंगे और फिर महंगी करते चले जाएंगे, चीनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब अहम सवाल है कि क्या हुकूमत ने पेशबंदी की थी कि ये जो बगैर देखे सुने जो लोग महंगाई कर रहे हैं, अभी तो आप देख लें 3 आइटम की बात है, बाकी चीज़ों पे महंगाई हो गई है। सबसे बड़ा इशू इस वक्त आ रहा है कि क्यों भाई 90 रुपये हुकूमत ने कीमत मुकर्रर की है यूटिलिटी स्टोर पे या बाकी जगहों पे, लेकिन मार्केट में 140 से 150 रुपया, वो भी कहते हैं अगर चीनी किसी के पास है तो नहीं दे रहे। तो सवाल यह है कि जी हमारी सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं? ये प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा फैसला जो किया गया था, लगता है स्कटल कर दिया जाएगा, इसलिए कि कोई इसको आगे चलाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। मुजम्मिल असलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान वजारत खजाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुजम्मिल असलम साहब, अच्छी चीज़ है, इंतहाई मुश्किल हालात में आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है, लेकिन सर इस पर भी तनकीद हो रही है कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए और सिर्फ 3 आइटम पर रिलीफ मिला है। 6 महीने के बाद क्या होगा, ये तो कहा जा रहा है कि उनके मुंह में जीरे के बराबर है। दूसरा सर, कहा जाता है कि इतने मुश्किल हालात हैं, पैसा है नहीं, फिर 120 अरब रुपए कहां से आए, किस मद से पैसा निकाला गया, बजट के कौन से प्रोजेक्ट कम किए गए, इस हवाले से भी जरा बताइएगा। पहले दूसरे सवाल से शुरू करते हैं कि पहली बात तो ये कि जब आपको पैसे नहीं देते थे तो आप कहते थे नहीं दे रहे, अब अल्लाह अल्लाह करके दिए हैं तो अब आप कहते हैं कि कहाँ से निकालें। ठीक है ना, तो थोड़ा सा तो कभी कभार तो खुश हो लिया करें, स्माइल चेहरे में आया करें। आप लोगों की मुस्कुराहट देखने के लिए हम जो है मतलब उतावले हो रहे हैं कि कभी आप लोग भी खुश हो जाए। अच्छा, पहली बात ये कि ये
120 अरब रुपए में सूबे इसका 65% देंगे और 35% वफाकी हुकूमत देगी। तो सूबों के पास इस वक्त बहुत बड़ा बजट है, आप सब लोगों को पता भी है। दूसरा ये कि अभी हमारे जो टैक्स हदफ था उससे हम 4 महीने में 225 अरब रुपए ज्यादा है, तो वफाकी हुकूमत का सिर्फ 40 अरब रुपए इस मद में जो है जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि प्रॉब्लम आएगा कि हमें वो 40 अरब रुपए फंड करने की मुश्किल होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी एहतशाम साहब ने चीनी की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था और मुझे भी बड़ी तकलीफ हो रही थी। आप यकीन जाने कि इस मुल्क में जो है हुकूमत जो है जितनी कोशिश करती है उतना ही ये जो माफियाज हैं ये अलग अलग हरकतें करते हैं। जो है अभी जो हमारी जो सिंध है वहां पे जो है चीनी की क्रशिंग जो है 25 अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए थी, सिंध ने क्रशिंग नहीं शुरू की। पंजाब कहता था कि जी गन्ने की कीमत जो है जब तक नहीं आएगी तो वहां क्रशिंग नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने गन्ने की कीमत का ऐलान कर दिया 225। अब वो 15 नवंबर से जो है उसकी क्रशिंग होनी है। अब यकीन जाने के पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो है गन्ने की फसल है इस साल, और ये इतनी बड़ी फसल है। क्रशिंग ठीक है, ये क्रशिंग के आगे पीछे दिन कर ले, लेकिन बाद में जो है ना फिर पूरा साल अवाम का है। ये फिर या चीनी डीलर आ जाए बीच में या चीनी के जो है पैदावार करने वाले लोग आ जाएं, जो भी आ जाए। इतनी चीनी इस साल पैदा हो रही है कि ये अगले 1.5 साल तक जो है खत्म नहीं होगी, और ये भूल जाएं कि ये जो है चीनी बरामद करने की इजाजत मिली। तो ये आखिर में जो है ना इनको चीनी कम करनी ही पड़ेगी। और हमारा हिसाब कहता है कि जिस दिन ये क्रशिंग शुरू हो गई और वो नई चीनी मार्केट में आना शुरू हो गई तो ये 85 से 90 रुपए के दरमियान खुली चीनी मिलेगी। और ये जो है ये 2, 4, 8 दिन बीच में जो है ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है कीमतें जो है अपनी मनमानी कर रही है। ये करने दें इनको। मैं आवाम को यही कहूंगा कि अपनी जरूरत के हिसाब से चीनी खरीदें, पूरे महीने की ना खरीदें, आपको सस्ती मिलेगी। नंबर 1। ठीक। नंबर 2, एक बात और प्लीज। नंबर 2, इस वक्त जो है वफाकी हुकूमत के पास चीनी का बहुत स्टॉक है। हमने जो है सूबों को जो है उसमें जो है वो हिदायत जारी कर दी है कि पंजाब में देखें, अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सस्ते बाजार हैं, तो ना सिर्फ यूटिलिटी स्टोर सस्ते बाजार में 85 और 90 रुपए के हिसाब से चीनी वहां दस्तयाब है। दुकानों में एक अलग मसला हुआ है। केपी में भी जो है वो जो है पंजाब से जाती है चीनी, तो वो पहुंच रही है वहां पे, वो भी वहां पे भी हो जाएगी। रहा सवाल सिंध हुकूमत का, आपको पता है सिंध हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जो कल वजीर आजम का पैकेज का ऐलान हुआ, सिंध हुकूमत ने अभी तक उस पर जवाब नहीं दिया। पूरे पाकिस्तान में सेहत कार्ड लॉन्च हो रहा है, सिंध हुकूमत कह रही है हम अपना करेंगे कुछ, अल्लाह जाने कब करेंगे, इस हमारी आपकी जिंदगी में कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें मुजम्मिल एक चीज़ जो अभी आपने बात की ना बड़ी अहम है। देखिए चीनी ज़्यादातर यहाँ पैदा होती है, यहाँ से जाती है अपना बाकी जगहों पे भी। अब वो जो लेटेस्ट इतलात हैं वो 1,25,000 टन जो है चीनी मौजूद है, वाफर मकदार में मौजूद है, उसको गायब कर दिया गया। मेरा सवाल आपसे है, लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत कहाँ सख्ती दिखाएगी, और TLP वालों के चलें मुश्किलात थी, मतलब कार्ड भी लोगों ने यूज़ किया, अपने लोगों को नहीं मारा जा सकता, इफ़ एंड बट्स, आप ताजर आ जाएंगे उनके पे कुछ नहीं कर सकेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि जी जब तक हुकूमत ख़ास तौर पे पंजाब 13 करोड़ का सूबा, यहाँ पे मिस गवर्नेंस रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ के हालात ख़राब होते हैं तो तीनों सूबे में जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पे बुज़दार साहब से कहें ना भाई ये 1,20,000 टन चीनी पड़ी है, ये किधर गायब होगी, कहाँ लोग लेके चलेंगे, कहीं तो जाके इनसे पूछें पकड़ें। देखिए एहतशाम साहब, आपने गवर्नेंस की बात की, मैं तो समझता हूँ कि गवर्नेंस में इस वक्त पंजाब नंबर 1 पे चल रहा है। आटा वहां मिल रहा है 55 रुपए के हिसाब से। चीनी की जो इतलात अभी आप दे रहे हैं, ये चीनी जो है ये कराची का रेट आ रहा है कि कराची में 135 रुपए रेट हो गया है एक्स मिल। ये पंजाब का रेट नहीं है। माजरत के साथ मैं आज का बताऊं मुजम्मिल, फैसलाबाद, लाहौर और इर्द गिर्द के इलाकों में आज सारा दिन टेलीविजन ये बता रहे हैं कि 140 से 150 रुपए चीनी है, वो भी अगर मिले तो। और रावलपिंडी में 135 रुपए रेट चल रहा है मुजम्मिल साहब। देखें यूटिलिटी स्टोर्स में चले जाएं, सस्ते बाजारों में चले जाएं, 90 रुपए रेट है, आपको मिल रहा है। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये शुगर मिल वालों ने जो है जानबूझ के डिले करा के ये आखिरी 8, 10 दिन 15 दिन की गेम है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत उनके दबाव में नहीं आएगी। और मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो इस साल गन्ने की पैदावार हुई है
वो रिकॉर्ड पैदावार है, वो चीनी इतनी पैदा होगी, वो लेके किधर जाएंगी, मुझे सिर्फ ये बता दें। और ये जो है सिर्फ एक, जैसे कहते हैं, ये जो ट्रक्स वगैरह पंजाब पूरा चौक हो गया था, उसके चक्कर में जो है चीनी पहुंच नहीं सकी, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना पंजाब के पूरे जिलों में। लेकिन आपको ये मैं बता रहा हूँ, ये चीनी की गेम ओवर है। इसमें आगे आगे जो है इसके दिन नंबर है, ये 100 से नीचे हो जाएगी और खुद ब खुद होगी। अब हुकूमत को सब्सिडी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 90 से भी नीचे हो जाएगी। ये मैं आपके थ्रू पूरी कौम को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ। लेकिन मुजम्मिल असलम साहब, इससे पहले भी बड़े दावे किए जाते रहे हैं कि रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप हुई है, रिकॉर्ड शुगर केन हुई है, चीनी की कीमतें कम आ जाएंगी। हमने देखा कि हुकूमत ने भी इस पर मुतादिद बार नोटिस लिए, प्राइम मिनिस्टर खुद नोटिस लेते रहे, लेकिन चीनी की कीमत 100 रुपए से कम नहीं हुई। तो अब कोई उम्मीद पैदा हो गई है? वाकई अवाम समझे कि अगले आने वाले दिनों में जो अदाद-ओ-शुमार आपकी जानिब से दिए जाएंगे वही इम्प्लीमेंट भी होंगे? देखिए बीबी, मैं इतनी देर से जो उम्मीदी की बात कर रहा हूँ, मैं ना उम्मीदी की तो आप बातें कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उम्मीद की बात करूं। दूसरी ये कि चीनी की जो बम्पर क्रॉप है वो इस साल आई है, जो अभी गन्ना उतरेगा और वो जो है मिलों पे जाएगा। पिछले साल हमने दरामद की है, तो वो कोई ऐसा दावा कोई गलत किसी ने नहीं किया। ये थोड़ी सी आपको थोड़ा सा याददाश्त को सही करना पड़ेगा। ये इस साल की बात कर रहा हूं मैं, और अभी आप देखेंगी, जरा ये मिलों को चलने तो दे एक दफा। चले, मान लिया मुजम्मिल, आपकी बात तो यकीन कर लिया। देखें, आप दुआ करते हैं कि ये वापस 85 तक आ जाए तो बड़ी बात होगी। और दूसरी अहम बात इसमें है कि अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि इतनी चीनी पैदा होगी, कुछ नहीं होगा। मेरा अपना फियर है कि दोबारा से ये मिल्क मालकान जो है ना, ये माफियाज, ये फिर कोशिश करेंगे, जैसे असद उमर को घेर के 11 लाख चीनी जो है ना टन इन्होंने एक्सपोर्ट की थी, और उसके बाद आपने देखा सब्सिडी किस तरह ली गई। जहांगीर तरीन ने सिर्फ 52 करोड़ पे उसमें से माल बनाया, फिर चीनी एक्सपोर्ट करके आप देख लें बनाया, महंगी करके मार्केट में भिजवाया। अफ़गानिस्तान में आप देख लें ओवर इन्वाइसिंग, अंडर इन्वाइसिंग करके वो 17 लाख टन जिस ट्रक में चीनी जाती थी उसको 70 लाख शो किया। मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये माफियात को आप इंश्योर करेंगे कि वाफिर जब चीनी आ जाएगी तो इसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी? अभी तक तो इस बारे में सोचा भी नहीं है और ना सोचेंगे। जो मैं जितना अभी जब से मैं इस हुकूमत के साथ अटैच हुआ हूं, वो तो इस तरह की चीज उनके वहमो गुमान में भी नहीं है और ना कोई इरादा है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि अब मार्केट फोर्सेस काम करेंगी। वो दौर गया कि जी जाके जो है अंदर से पर्ची लिखवाएगी, एक्सपोर्ट अलाउ कर दे, वो दौर अब गया। अब ये आप सारे देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। और पहले ये जो होता था ना, हुकूमत से इंटरवेंशन करवा लेते थे, ये हो जाती थी। अब ऐसा कोई हुकूमत का इरादा नहीं है। हुकूमत का इरादा दो चीजें, किसान को उसकी राइट कीमत मिले, पैदावार ज्यादा हो, और मार्केट में जब पैदावार आए तो उस डिमांड एंड सप्लाई से कीमत नीचे आए। ये जो बीच में अब ये जो मिडिल मैन उसने जो काम दिखाना शुरू किया है, हुकूमत बाकायदा उसमें एक्टिव हो गई। ये 1 हफ्ता 10 दिन आपको पता है टीएलपी के मामलात से पूरा पंजाब डिस्टर्ब हो गया, और पूरा पंजाब डिस्टर्ब हो गया, ना चीजें आगे गई ना पीछे गई। उसका जो है ये अपॉर्चुनिटी उठा रहे हैं, और ये बड़े जालिम लोग हैं, जुल्म कर रहे हैं ये जिस तरह भी। लेकिन मैं आप सारों को ये कहूंगा कि आप जो है अभी पूरे महीने की चीनी ना खरीदें अपने लिए, हफ्ते की या चंद दिनों के हिसाब से खरीदें। आपको ये इसका रिजल्ट नजर आ जाएगा आने वाले दिनों में। इस पे बहुत सख्त, जिसे कहते हैं हुकूमत, सूबाई हुकूमतों को भी ऑर्डर है, सिंध का मैं कुछ नहीं कह सकता, और वफाकी हुकूमत वजीर खजाना की भी इंस्ट्रक्शंस है कि ये देखो ये कहाँ पे गैप आ रहा है। सही, ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ तो पिछले 3 सालों में हमने देखा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों का तयन हुकूमत करती तो रही है, लेकिन अपनी तयन करदा कीमतों का नफाज नहीं करा पाई। ऐसे में ये जो टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान किया गया है, एक बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है, सर आपको लगता है कि इसका नफाज यकीनी बनाने के लिए कोई मरबूत लाहे अमल बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को? ये कर पाएगी गवर्नमेंट? देखिए सोनिया, हम और आप कोई सियासी लोग तो है नहीं हैं, सियासी रहनुमा तो नहीं है कि हर बात पे सियासी माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज ली जाए, सियासी फ़ायदा उठाया जाए या तनकीद बराए तनकीद की जाए। ज़ाहिर है अपोजिशन तो यही कर रही है, कुछ नहीं होगा। 22 करोड़ के लोगों को तो ज़ाहिर है आपने रिलीफ दे सकती है। अगर 2 करोड़ लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, हाउस होल्ड बन जाते हैं 13 करोड़, तो जाहिर सी बात है फॉर द टाइम बिंग तो रिलीफ तो है, डेफिनेटली है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, हर बंदे को ये रिलीफ मिल जाएगा, ये एक अहम सवाल है। होपफुली ये मिल जाएगा। देखिए सबसे अहम दूसरी चीज़ है मुजम्मिल, जो मुझे लग रहा है कि IMF के प्रोग्राम की सस्पेंशन से आपको फ़ायदा भी बड़ा हुआ। अदरवाइज़ तो आप देख लें, टारगेटेड सब्सिडी हो, आपने रिलीफ देना है कंस्ट्रक्शन को, रियल एस्टेट को और सेक्टर में, वो तो कभी नहीं दे सकते। ये प्रोसेस में आपको तो फ़ायदा हुआ या आप रिलीफ दे पाए।
चलें ठीक है, इससे कोई बिज़नेस एक्टिविटी जो है ना वो बढ़ेगी। और फिर असल मसला यही है कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस तरह हो गया है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, इन्वेस्टमेंट जिस तरह आनी चाहिए उस तरह नहीं आ रही है। अब मेरा सवाल आपसे है कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड है, अभी आप दोबारा जाएंगे, अब कहा जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है, जो एडवाइज़र हैं, कि जी जल्दी मुआहदा हो जाएगा, लेकिन साथ ही वो डरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये क्या कहते हैं, डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे जाने से डरना नहीं चाहिए। और ये कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया, और कुछ लोगों का ख्याल है उन्हें नहीं कहना चाहिए था, रिलीफ की बात ही करनी चाहिए थी। जो उन्होंने कहा जी सर्दियाँ आ रही हैं, गैस नहीं मिलेगी, पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। तो मेरा सवाल आपसे कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब किसी और वक्त के लिए रख देते ये महंगाई वाली बात, लोगों का ये ख्याल है कि जी रिलीफ के वक्त ये ना कहते ना कि जी अब चीज़ें महंगी होनी जा रही हैं, तो शायद जो थोड़ी देर के लिए मज़ा है वो किरकिरा ना होता। जी देखिए, बात ये कि अभी ये मजे लेने का टाइम नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर अपना मजा लें या आवाम को मजा दें। जो हकाइक है, ग्राउंड रियलिटी है, वो सबके सामने होनी चाहिए। अगर डॉक्टर मरीज को सही बता दे कि जी तुम्हारी क्या मर्ज है, तो मरीज भी जो है ना जल्दी रिकवर हो जाता है, या वो समझ जाता है कि मैंने किस तरह परहेज करनी है। तो ये जो है पॉलिसी थी, जो पुरानी पॉलिसी जो पुराने लीडरान की, कि जी जो है बातों को छुपाएं और जो है बातों की लफाजी। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वजीर आजम ने बोला कि जी आगे पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा उन्होंने कहा कि जी सर्दी में बुहरान होगा। आप मुझे बता दें, मैं तो इत्तेशाम साहब आपसे पूछूंगा, सोनिया तो अभी छोटी हैं बहुत उम्र में, आप और मैं जरा साथ साथ चल लें, तो ये आप बता दें कि आपने पाकिस्तान की जिंदगी में कौन सा साल ऐसा है जिसमें सर्दियों में बुहरान ना देखा हो। ठीक है ना, वो मीडिया ऐसे बुरान की बातें कर रहा है जैसे पाकिस्तान में कभी गैस का बुरान माशाल्लाह आया ही नहीं है। चलिए सर, इस पर जवाब लेते हैं एहतशाम साहब का तफसील से, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद एहतशाम साहब। मुजम्मिल असलम साहब के सवाल का जरा जवाब दीजिए। कल जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की सर्दियों में गैस बहरान की, हमने देखा मीडिया पर भी टॉक शोज होते रहे और कहा जाता रहा गवर्नमेंट से कि वक्त पर LNG खरीदी जाए, मुआहदे किए जाए, लेकिन नहीं हुए। तो सर क्या रिस्पॉन्स करेंगे आप? देखिए, इस हवाले से तो मैं माज़रत के साथ बिल्कुल यही कहूँगा कि हुकूमत को कसूरवार ठहराया जा सकता है। और जो लोग कह रहे हैं कि जी ये LNG जो है ना ये वक्त पे इंपोर्ट नहीं की गई, और की गई तो महंगी की थी। बाकी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर दफ़ा सर्दी में बुहरान आता है। हमारे यहाँ गैस तो ज़ाहिर सी बात है जिस मिक़दार में है कमी हो रही है, जो टैपी गैस वाला मायदा है या और जगहों से गैस आनी है वो भी नहीं आ पा रही। तो वो तो अपनी जगह पे सूरत हाल है ही। अफ़गानिस्तान की वजह से हमें इस हवाले से बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि LNG के मायदे आप देखने कतर हो, इससे पहले जितने सीरियस नौईद के इल्ज़ामात लगे शाहिद खान अब्बासी पे कि जी किस तरह पैसा बनाया गया, इस तरह से बाकी हुकूमतों भी लगते हैं। तो ये एक सवाल तो है ना जी कि अब गैस का लेट पहुंचना, लेट वायदे करना, इससे तो आप नहीं समझते मुजम्मिल के एक नुकसान हुआ और फिर ये गैस जो है ना हमें देर से मिलेगी, इंपोर्ट नहीं। बात ये कि देखिए, एक अंग्रेजी में वर्ड है फोर्स मेजर, ठीक है ना। इस वक्त पूरी दुनिया में जो है एनर्जी की जिस तरीके से रफ्तार से कीमतें बढ़ी हैं, पूरी दुनिया में ये हो चुका है। अब आप देखें, आप हम बात कर रहे हैं गैस के बुहरान की, चाइना में और इंडिया में तो शुरू हो चुका है, वहां पे उनकी सनतें बंद करा दी गई हैं। हम क्यों नहीं ये लोगों को बात बताते कि हम कोई पूरी दुनिया में कोई मतलब लाडले हैं, जो एक वर्ड यूज करते हैं अक्सर आप। यूरोप में जो है एनर्जी कंपनीज डिफॉल्ट कर रही हैं। अभी जो कल 2 जहाजों का पता लगा है 2-3 दिन पहले, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। पहले तो आप लोग की तनकीद ये थी ना कि आपने लॉन्ग टर्म क्यों नहीं किया, फिर एक तनकीद ये थी कि आप 6 महीने पहले कर लेते। जो लॉन्ग टर्म किए और जो 6 महीने पहले भी अगर कर लेते वो मिलना ही नहीं था, क्योंकि कीमतों में 300% का फर्क आ गया, $10 से $35 हो गई है। तो वो सप्लायर जो भी है, एक तो उसका हो सकता है अपना जेन्युइन मसला हो और उसको डिफॉल्ट करने में इतने पैसे बच रहे हैं कि वो डिफॉल्ट भी कर सकता है। तो ये तो अब आप देखें कि ब्लेम हुकूमत की तरफ उस वक्त डाले कि जब उन पे ड्यू हो। 11 जहाज आने थे, अभी तक जो है फिलहाल अभी तक पाकिस्तान की किसी सनत को बंद नहीं किया गया। फर्टिलाइजर भी, जितनी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है, पूरी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को उसी तरह गैस मिल रही है। बिजली की लोड शेडिंग अभी तक हो नहीं रही, भारत में शुरू, चाइना में शुरू। मैं ये कहता हूं कि देखें, बहुत अच्छी बात है आप हुकूमत को जो है ना पेन की नोक पे रखें, लेकिन दुनिया के हालात भी साथ साथ बताएं
और कोई चीज जो है, अगर आप कोई कहते हैं कि मैं खूबसूरत हूं, तो वो खूबसूरती के म्यार के लिए आपको किसी को सामने एक और को खड़ा करने पड़ेगा कि ये इससे ज्यादा खूबसूरत है। इसी तरह अगर आपने कोई किसी भी चीज का तज्जिया करना है, उसमें सामने एक बेंचमार्क रखना है। और फिर हम देखें, अभी आप तो ये समझते हैं ना, हम पाकिस्तान हुकूमत को सब कहते हैं कि जी ये डफर है। चले हम डफर थे, चाइना वालों के साथ क्या हो गया? सबको बड़ी इंडिया की तारीफें थी, इंडिया वालों का क्या हो गया? यूरोप पूरी जो है गैस क्राइसिस में पड़ा हुआ है, उनको क्या हो गया? तो ये बातें क्यों नहीं करते हम? और अभी भी देखें, मैनेज कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में हो भी जाएगा। हो सकता है शायद सर्दियों की 10-15-20 दिन ऊपर नीचे हो। उसका अजाला, एक मिनट, उसका अजाला करने के लिए हुकूमत ने एक बिजली का प्लान दिया है पूरे पाकिस्तान में, चाहे सनत हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे घरेलू सारे हो, कि जो बिजली का बिल वो दे रहा था पिछले साल 20 रुपए यूनिट, जितनी उससे इस्तेमाल की थी, अगर उससे ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसको 7 रुपए या 8 रुपए जो है यूनिट के पीछे सस्ता मिलेगा। अब अगर किसी के घर खुदा ना खास्ता गैस ऊपर नीचे हो रही है, उसके पास एक ऑल्टरनेट है कि वो गैस के मुतबादिल जो है एक छोटा सा, आजकल तो आपको पता है प्लास्टिक के हीटर आ गए हैं, वो पुराने इतने बड़े बड़े लोहे के, वो जो घर अब खत्म हो गई है वो चीजें, तो आप उन इक्विपमेंट, चाय बनाने के लिए केटल्स भी आ चुकी है, इलेक्ट्रिक केटल्स भी आ गई है, रात को जो है अगर आपने अंडे उबालने वो भी कर ले उसमें, तो सारा कुछ हो जाएगा, सिर्फ दिमाग खोलने की देर है। चलें, ये तो समझ आ गई बात। अब अमल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन मुश्किल हालात में भी अनइंटरप्टेड गैस की सप्लाई इंडस्ट्री को और कमर्शियल यूनिट जिनके पास है उनको मिला, लेकिन घरेलू सार्फिन बहरहाल वो मुश्किलात से गुजर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया कि सर्दियों में मुश्किलात आएंगी। अब थोड़ा सा हटते हैं इस तरफ, ये जो अब बहुत बात होती है एक्सचेंज रेट की, जिसके बारे में इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात हैं, और जिस तरीके से रज़ा वाक़िद साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इकनॉमिक हिटमैन की बात हो रही है, और फिर ये देखें एक्सचेंज रेट ठीक है, अब आपको 4.2 बिलियन, जिसमें 1.2 बिलियन का तेल भी और प्लस 3 बिलियन आपके सऊदी अरब ने जो भेजे हैं आगे सेंट्रल बैंक में, वो तो फॉर द टाइम बिंग आप देख लें, डॉलर भी आप देख लें 4-5 रुपये नीचे भी चला गया है। लोग कह रहे हैं ये वक्ती बात है। दो चीज़ों पे कमेंट कीजिएगा, एक तो है कि इन्फ्लोज अब आ रहे हैं, कितने हैं, क्योंकि बार बार एक चीज़ आ रही है कि 12 बिलियन डॉलर आपने वापस करना है, और ये फॉर द टाइम बिंग मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आई है, डॉलर फिर ऊपर जाएगा, और फिर एक्सचेंज रेट जो बढ़ाने की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं ये रज़ा वाक़िद साहब लेके जाएंगे फिर दोबारा 13.25 पे, यानी टोटल आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, चोक हो जाएगा। वो बेल्ट टाइटनिंग जो हमेशा से शिकागो स्कूल ऑफ थॉट का कहना है कि जी ठीक है खर्चे कम करें और आप डेवलपमेंट का काम ना करें, ग्रोथ रुक जाए, उनकी एक ही बात है। तो मेरा सवाल आपसे कि IMF का प्रोग्राम आजकल तो मुकम्मल सस्पेंड है, अब ये जो ही कहा जा रहा है हफ्ते बाद हो जाएंगे मुज़ाकरात मुकम्मल और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भेज दिया जाएगा केस हमारा अगली किस्त के लिए, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें आगे जाके हमारे लिए मुश्किलात का बायस बनेंगी? देखिए, बात ये कि एहतशाम साहब पिछले 20 सालों में जो है ना, 25 सालों में IMF का प्रोग्राम जो है बार बार हम लेते रहे, मतलब इन 25 सालों में शायद 3 या 4 साल हम जो है IMF से बाहर रहे, बाकी हम हर वक्त IMF में रहे। तो देखिए, IMF तो मेरे ख्याल से एक तरीके से पाकिस्तान का इदारा है, ये पाकिस्तान की जैसे हुकूमत है वैसे IMF है, उसकी आप फिक्र ना करें कि IMF प्रोग्राम इस वक्त जो है सस्पेंडेड है, ये चल रहा है। हुकूमत का जो निज़ाम कारोबार है वो चलता रहेगा और उसकी वजह से कोई चीज इफेक्ट नहीं होगी, और ये मैं आपको अश्योर करता हूँ, क्योंकि देखें इस वक्त आपके एक्सपोर्ट सेक्टर में बिजली सस्ती मिल रही है। कल हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम, ये जो नया सब्सिडी का ये ऐलान किया, ठीक है, इस वक्त जो है आप बिजली में, सॉरी पेट्रोल में पेट्रोलियम लेवी बहुत कम ले रहे हैं, सेल्स टैक्स कम ले रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हम IMF प्रोग्राम के साथ कर रहे हैं, साथ मैनेज कर रहे हैं। IMF को भी हम जवाब दे रहे हैं, और ये सिर्फ नहीं, हम अपने हमारे ये बताएं ना, माशी नंबर कितने अच्छे आ रहे हैं। LSM 13% से बढ़ रही है हमारी, जो है अभी रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप्स आ रही है, एक्सपोर्ट 25% से बढ़ रही है, रेमिटेंसेस जो है हमारी जो है 32 अरब डॉलर पे जा रही है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक्सपोर्ट्स 30 अरब डॉलर पे जा रही हैं। अभी ये जो दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस फटी हैं, तो वो उसमें पाकिस्तान हुकूमत का क्या कसूर है? कोई हम क्या मतलब क्या कर सकते हैं? अभी मेरे पास एक पेपर आया है FAO का, दूसरी तरफ पढ़ा लेकिन मुझे याद है जबानी, अक्टूबर के महीने में पूरी दुनिया में खाने पीने की प्राइसेस जो है 3.5% बढ़ी है, और सिर्फ खुर्दनी तेल 10% सिर्फ एक महीने में बढ़ा है, जो तारीख में एक महीने में कभी नहीं इतना बढ़ा। अब मुझे बताएं कि क्या करेंगे, किस तरह करेंगे? यहाँ पे खुर्दनी तेल पैदा होता है, ये चीज होती है। आप ये देखें कि दुनिया के साथ आपने जितनी रखनी है ना, तनकीद करें कि देखें, पहले तो हम आ जाते थे हर रोज कहने के लिए एक बात,
कि जी इंडिया में ये हो रहा है। जब इंडिया की कोई चीज बुरी है तो आप लोग जिक्र नहीं करते। चाइना जैसा मुल्क देखिए, 26 साल का रिकॉर्ड टूट गया उसका महंगाई का। बिल्कुल। जर्मनी का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सही। यूरोप का 2008 के रिकॉर्ड टूट गए। उसके बावजूद हमारा अक्टूबर का जो महंगाई का नंबर आया 9.2% आया। अब कुछ चीजें हैं जैसे मैंने आपको बताई है, चीनी वीनी आखिरी किस्तें चल रही है, बस आप इंतजार करें, किसी भी वक्त अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि महंगाई की बहुत सारी वजूहात हैं, ज़ाहिर है ग्लोबल इम्पैक्ट भी है, जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं जब इंटरनेशनल मार्केट्स में उनकी प्राइस बढ़ती है तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है इसका असर होता है, फिर IMF के प्रेशर हैं, हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, जो दरामदी अशिया नहीं है, मुल्की पैदावार हैं, मिसाल के तौर पर सब्जियाँ, फल, आटा, गोश्त, चीनी, ये तो सर ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना डॉलर की कमी पेशी का कोई असर होता है, ना ही कोरोना के रसद के अवामिल इन पर असरअंदाज होते हैं। ये तो सर टोटली दाखिली मसला है। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल क्यों नहीं है गवर्नमेंट का? ये आप नहीं समझते कि जब इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है जो कि हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो सीधी सीधी हुकूमती नाअहली है। लेकिन ये आप लोग को एक वर्ड किसी ने नाअहली सिखा दी है, बस आए और साथ चलें सर वर्ड बदल देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके अलावा जो है ना, आर्ग्यूमेंट करें मेरे से तो मजा आए ना। तो सर यही आर्गुमेंट है ना कि जो चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं उनकी कीमतों में क्यों इजाफा होता है? सर एक सीधा सा सवाल है। ऐसे कह देते हैं मुज़म्मिल, जवाब देने सर दे दीजिए जवाब सर। नहीं, मैंने कहा रीफ्रेश कर दूं, ऐसे कह देते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट फेलिंग बट इज नॉट सक्सीडिंग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आप जिसमें खुश है वो बोले, सोनिया भी जिसमें खुश है बोले। देखिए पहली बात तो ये कि अगर आलमी मार्केट से हमने ये करना है, कल ही हम ये एक नंबर निकाले थे, दुनिया में औसतन आटे की कीमत है $1.22, यानी कि अगर मैं रुपयों में कन्वर्ट करूं तो 200 रुपए से ऊपर है। पाकिस्तान में किसी को 60 का मिल रहा है, किसी को 70 का मिल रहा है, किसी को 75 का मिल रहा है। जिससे पिज्जा का आटा लेना है वो 100 रुपए के भी ले रहा है, ठीक है ना। फिर आप आ जाए सब्जियों के रेट। पिछले साल सब्जियों में आप लोगों ने वबेला मचाया हुआ था। टमाटर 400 रुपए, प्याज 600 रुपए, वो चीज इतने की, ये चीज। आप जरा सब्जियों के रेट तो कोट करें ना मुझे। फिर पिछले साल आपने, मुझे अच्छी तरह याद है, सर्दियों में अंडों पे और चिकन पे जो है शोर करना शुरू कर दिया था। जब ये चीजें नीचे आती हैं तो आप लोग का मेमोरी लॉस क्यों हो जाता है? वो कहां चला जाता है? अभी एक हफ्ते तक $175-76 था रोजाना। इतने अरब से कर्जा बढ़ गया, इतने अरब से महंगाई हो गई, फला हो गया, डींग हो गया, 5.5-6 रुपए नीचे आ गया, भूल गए सारे। आज ढूंढ रहे कोई नया आइटम मिले तो उस पे जो है ना धुलाई शुरू कर दे। सर 10 रुपए बढ़ा के 4 रुपए कम कर देते हैं, इससे क्या फायदा होगा आवाम को? नहीं फायदा, देखें फायदा नुकसान नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप करें तनकीद, आपका हक है, आपको बोलना चाहिए, लेकिन सिर्फ तनकीद करते करते ना इंसान का वो जो है ना, जहाँ तनकीद करनी होती है वहाँ तनकीद करते हैं, जहाँ अप्रिशिएट करना होता है वहाँ अप्रिशिएट भी करते हैं। कहाँ किया? इस पूरे प्रोग्राम में एक एप्रिसिएशन सुना दें जो आप लोग। सर हमने अप्रिशिएट किया है कि 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दे रहे हैं आवाम के लिए, बड़ा रिलीफ पैकेज है। लेकिन सर कई सवालात भी उठते हैं ना, ज़ाहिर है आवाम के जहनों में जो सवालात हैं उनके जवाब आपने ही देने हैं, आपने ही मुतमईन करना है हमें आम आदमी को। दे दे के थक गए, जवाब देते हैं, आप कहते हैं उम्मीद दिलाएं। मैंने उम्मीद दिला दी, आपने कहा फिर भी उम्मीद दिलाएं। अच्छा चलें, किस तरह मैं दिलाऊं? घर पे तो नहीं चीनी पहुंचा सकता। उम्मीद नहीं सर, अब यकीन दिलाएं। उम्मीद से आगे आ गई ये बात। मान लिया, ये आपकी बातें ठीक है कि मुश्किल हालात हैं, इसमें गवर्नमेंट का एक एफर्ट अपनी जगह पे, और रिलीफ का पैकेज जो आया है यानी किसी हद तक तो हम कहेंगे कि जी थोड़ी देर के लिए तो फायदा होगा। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग तो मेन मेक निकालते हैं ना, उन्होंने बाकायदा वर्कआउट करके बताया डॉक्टर फरक सलीम ने कि जी 156 रुपये का फ़ायदा फी आदमी को होगा। वो तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन निकाली, कैलकुलेशन तो आप जिस तरह भी निकाल सकते हैं। लेकिन मुज़म्मिल अहम सवाल यह है कि मुश्किल तरीन दौर से दुनिया गुजर रही है। अब हमारे जैसे मुल्कों के लिए बड़ा मुश्किल है। अब ये ख़ास तौर पे पेट्रोल कमोडिटी प्राइसेस, ठीक है पेट्रोल तो नहीं नीचे आ रहा, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई हैं। एक बात सब लोग कर रहे हैं, ये कम से कम ये प्लीज़ आप इसको ज़रूर मानें कि यहाँ पे गवर्नेंस का बुरहान तो हमेशा से रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि आप ही के ज़माने में या इनके दौर में हुआ है। लोग कह रहे हैं कि मिस मैनेजमेंट चीज़ों की इतनी तेज़ी के साथ हो रही है कि जहाँ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं वहाँ पे भी रोकना मुश्किल है। आप भी कहते हैं कि जी माफियाज बैठे हैं, ज़िक्र दोस्त बैठे हैं, मुनाफाखोर बैठे हैं। अब बात ये है कि शौकत तरीन साहब जब आए थे उन्होंने बड़े दावे से कहा था कि मैं मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ूंगा, ये मिडल मैन का इंस्टीट्यूशन मैं तबाह करके छोड़ूंगा। लेकिन हमने देखा मुज़म्मिल की चीज़ें वहीं के वहीं खड़ी हैं। बल्कि वो जो बयान मुझे याद आता है नैब के, जब ये चीनी का मामला आपको याद है स्कैंडल आया, फिर उसके बाद इंक्वायरी चीनी की आई, मुकम्मल हो गई, और कोई केसेस गए नैब के पास, कोई SACP के पास, कोई स्टेट बैंक के पास, कोई FIA के पास,
तो एक मिल ऑनर था, उसका एक बयान था, नाम बोला उनका, उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नतीजतन देख रहे हैं आज 11 महीने हो गए हैं, नैब का केसेस गए हुए हैं, कुछ किसी के खिलाफ नहीं हुआ। और दूसरा मुज़म्मिल असलम साहब, जब आप पिछली गवर्नमेंट के साथ अपनी गवर्नमेंट का करते हैं ना, तो यहाँ इमरान खान साहब ने बड़े बड़े दावे किए थे और आवाम की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लोग सोचते थे कि इमरान खान साहब आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, आम आदमी के मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि उम्मीदें आपने बहुत ज़्यादा दिलाई थी। बल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, ये सारी जो डिस्कशन हुई, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए मुज़म्मिल साहब जिस तरह बता रहे हैं, ज़ाहिर है हुकूमत कोशिश भी कर रही है अपने तौर पे। बड़ा अच्छा लगता है मुज़म्मिल साहब जब कन्फर्म करते हैं लोगों को फैक्ट एंड फिगर के साथ, अच्छी बात है। जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। हम सियासी लोग नहीं, बार बार यही बात आती है, हमने कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी। लेकिन सवाल ये है कि मुश्किल तरीन दौर है, सारी दुनिया में है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में सब लोग मारे गए हैं, ज़ाहिर हमारे लिए मुश्किल है। अक्टूबर की रिपोर्ट अगर IMF की देखें तो वो कहते हैं 5.4% जो है ना महंगाई रही है। मेरी सुई मुज़म्मिल साहब एक चीज़ पे फंसी हुई है, ये इंटरेस्ट रेट इस वक्त दुनिया में जो है ना वो कई जगहों पे माइनस पे चले गए हैं। 0.5% 1% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इन हालात में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई मुल्क सोच नहीं सकता। हमारे यहाँ अब ये आपने देखा 7% से बढ़ा दिए गए। अब जो IMF दबाव डाल रहा है, कहने वाले लोग कहते हैं कि जी IMF ने जिस तरीके से इतना टफ हम उनसे पैकेज मिला 1 साल लेट होने के बाद, उनकी शराइत आए दिन और कड़ी से कड़ी होती रहेंगी। 500 अरब रुपये का फिगर वो फिर वही अखबारात में आ रहा है कि जी टैक्स आप बढ़ाएंगे, आप ये ख़त्म करेंगे, सब्सिडीज़ टारगेटेड भी ख़त्म करेंगे, गैस बढ़ाएंगे, पेट्रोल बढ़ाएंगे। तो सवाल ये है कि आप जो रिलीफ दे रहे हैं, हुकूमत मजबूरी में दे रही है, लेकिन अगर IMF के प्रोग्राम में रहना है तो उनकी शराइत तो बड़ी सख्त है, फिर क्या होगा, कैसे निकलेंगे उनसे? देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अपने, और आपको रखूंगा इस मिसाल में, आपको शामिल करूँगा। फर्ज करें कि किसी वजह से जो है ऐसा हुआ हो कि आपका और मेरा दोनों का रोजगार जो है छूट जाए, ठीक है, फर्ज करें खुदा न खास्ता, तो हम अब आपकी जिस दिन रोजगार छूटे और मेरा जिस दिन रोजगार छूटे, आपके पास 1 करोड़ रुपए और मेरे पास 1 लाख रुपए था। अब मेरा माहाना खर्च जो है 50,000 था, आपका माहाना खर्च 3 लाख था। तो अब आप जो है 3 साल तक हाथ पैर बगैर हिलाए या बगैर नौकरी के 3 साल तक अपने घर वालों को खाना खिला सकते हैं। मेरा जो है तीसरे महीने में बस हो जाएगी। तो आप बात ये करें कि अगर पाकिस्तान का आप मवाजना करना चाह रहे हैं यूरोप से या अमेरिका से, उनकी माशी सलाहियत और हमारी माशी सलाहियत, ये एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का अगर आप 74 साल का एवरेज इंटरेस्ट रेट उठा लेना, एवरेज शरह सूद वो 8-8.5% और महंगाई भी 8-8.5, वो 1 साल 2 साल जो है 6-7 पे चला गया, वरना 8-9 के दरमियान रहता है। तो हम अभी अपनी एवरेज से बिलो है 7.25। और हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर हम शरह सूद को महंगाई की शरह से नीचे रखते हैं तो हमारे दरामदी बिल में प्रेशर आ जाता है, ठीक है, और हमारी बरामदात जो है ना ठप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो बरामदात आपकी नहीं हो पाती, अनकम्पेटिटिव हो जाती है। अब आप ये देखें, जो मैंने आपसे बात की थी कि ये जो इस हुकूमत ने जो एक्सपोर्ट का बैलेंस है वो चेंज करना शुरू हो गया और कामयाब हो गए। वो आगे एजाज गौहर की एक वीडियो भी चल रही है, वो ये बता रहे हैं कि इस साल सिर्फ टेक्सटाइल की $22 अरब की एक्सपोर्ट हुई। ये मुस्लिम लीग के दौर में पूरी एक्सपोर्ट $22 अरब थी। वो 3 महीने में इंपोर्ट भी तो 70% हुई ना मुज़म्मिल साहब, वो भी अच्छा तो... नहीं, मैं ये बता, अब इंपोर्ट में आपको एक बात बताना चाह रहा था कि एक तो प्राइसेस का अमल दखल था। सिर्फ अक्टूबर के महीने में नॉन ऑयल इंपोर्ट में 12.5% की कमी हुई है। ये किसी अखबार ने लिखा, किसी टीवी वाले ने बोला, सिर्फ अक्टूबर के, और अमाउंट में कितना है, $750 मिलियन। ये जो हुकूमत ने पिछले दिनों सख्त फैसले लिए, एक्सचेंज रेट, ड्यूटीज वगैरह, ये वो उसके ये सम्राट हैं। और फिर उसके बाद एक और बात बता दूं मैं आपको, ये 100 साल का दुनिया का जो है, वजीर आजम ने भी कल कहा था कि सबसे बड़ा क्राइसिस था कोरोना। अब आप वो जो सोनिया कह रही है 18 में वो दावे, ये दावे, वो दावे, उस वक्त वजीर आजम को पता होता कि जो है 1.5 साल बाद ये होना है, तो वो शायद ना करते दावे। ये तो खुदाई इल्म, अल्लाह ताला को पता है कि दुनिया में क्या होना है क्या नहीं होना। तो आप उन दावों को और हालात को एडजस्ट करके बात करें ना। ये देखें, अब इस 100 साल का सबसे बड़ा क्राइसिस, उसमें आप दुनिया की टॉप 3 पे आ गए।
आपने फाइनेंशियल पैकेज दिया, आपने इंडिया से बेहतर परफॉर्म किया। दुनिया में सबसे पहले ग्रोथ उस क्राइसिस के बाद पाकिस्तान में आई 4%, बाकी सबकी मंथली ग्रोथ थी। ठीक है, आप उन चीजों को बात करें, बताएं, फिर उसके बाद कहें कि हाँ दुनिया ने आपसे अच्छा किया था, आपने फिर बुरा किया। हमने तो दुनिया से अच्छा कर दिया, हमारा डेट टू जीडीपी नीचे आ गया इस पीरियड में, हमारी ग्रोथ आ गई। कल की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 97% जो कोरोना से पहले लोग जो नौकरियां छूट गए थे वो अपने काम पे आ चुके हुए हैं। बेरोजगारी में जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे 4.8% लोग पाकिस्तान में नीचे, भारत में 22.5%, बांग्लादेश में 12.5%, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। देखिए बात यह है कि कोई आदमी अगर ये कह ले कि ये तो अमेरिका में लोग इनकम सपोर्ट में है, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे बातें। चलो ठीक है, अच्छी तरह से समझा दिए सर आपने। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर असलम साहब तर्जुमान वजारत दाखिला हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब आपका भी। नाज़रीन ये थे हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।